फौजी के हाथ पैर जोड़ा कि प्लीज सर, बहुत युवा जो बहुत बुरी हालत में हैं, वो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, ना उनका फिजिकली ठीक है, ना कुछ ठीक। हम पूरा जितना भी हमारी सैलरी आती है, हम इन सब बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं। जो बच्चे गाँव में रहते हैं, तो वो गाँव में रहकर ही अपनी फिज़िकल ट्रेनिंग को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या उनको भी अकेडमी आना इम्पोर्टेंट है? जैसे जिनकी हाइट कम है, जैसे मेरी है, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं 5 mm या 10 mm कुछ के लिए रह जाते हैं। हम आज पहुंचे हैं भिलाई और विवान एकेडमी अपने ऑफिसर से मिलने, जो कि आप उनके संघर्ष की स्टोरी को जानेंगे और जितने भी बच्चे यहाँ पर उनको देखने के लिए इच्छुक है वो भी अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा अश्विनी कुमार सर जी का। वेलकम सर, आइए तालियां। सभी को जय हिंद। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूं और प्रेजेंट में रेलवे कर्मचारी हूं। साथ ही साथ मैं विवान एकेडमी भिलाई के नाम से एक संस्था का संचालन करता हूं। इस संस्था में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है, जो कि कंप्लीटली निःशुल्क है। अब मैं आपको यहां तक का पहुंचने तक का आपको जीवनी सुनाना चाहता हूं कि मैंने शुरू से लेके यहां तक कैसे पहुंचा। मैं जब मैं 4th क्लास तक मैं बिहार से पढ़ाई किया हूं, उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ में आया, जो कि मेरे नाना नानी यहाँ रहा करते थे, और मैं यहाँ पर 5th क्लास में ज्वाइनिंग किया। एसके विद्यालय, श्री कृष्णा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मैंने स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की। और से लगभग सेकंड ईयर 98 में मैंने 12th क्लियर किया और बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने साइंस कॉलेज दुर्ग से क्वालिफाई किया। उसी दौरान मैंने सेना में जाने का एक प्लानिंग बनाया, जो कि मैं रायपुर में सरवाइव किया। रायपुर गया तो वहाँ पे मैंने कुछ फौजियों को देखा, जिस वजह से मुझे फौजी बनने का जुनून पैदा हुआ। और उसी दौरान, उसी 2001 की बात बता रहा हूँ आपको, जब रैली भर्ती निकला, दुर्ग जिला का रैली भर्ती निकला, जिसमें रैली कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता था हर डिस्ट्रिक्ट वाइज का, और उसके बाद दौड़ होता था और सेना में जाया जाता था। तो मैं पता चला कि इतना तारीख को हमको रायपुर जाना है, तो मैं रायपुर गया और रैली कार्ड लेने के लिए। तो जब रैली कार्ड के लिए मैंने नंबर लगाया, मेरे साथ 3-4 दोस्त और थे यहाँ पे कुर्सी पार के, तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे, लेकिन मैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स गया था। और जब मैं नंबर लगाया वहां पर, तो पता चला कि मुझे निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। वहां पे उन्होंने निवासी प्रमाण पत्र मांगा, तो मैं वापस आया भिलाई और निवासी प्रमाण पत्र लेकर वापस गया। लेकिन वहां जब नंबर लगाया, फिर से उन्होंने कहा कि 10th का मार्कशीट चाहिए, तो वापस भिलाई आया मैं, फिर 10th का मार्कशीट लेकर गया। लेकिन जब लास्ट नंबर लगाया, फिर उन्होंने कहा कि आपके फोटोज भी चाहिए। तो फिर मैं बाहर गया और फोटो लेकर आया। तब तक उस रैली कार्ड का एक बॉक्स होता था, उस बॉक्स को ताला लगा दिया गया था। लेकिन मुझे इतना जुनून था उस वर्दी का, उस वर्दी की इतनी चाहत थी, देश के प्रति इतनी चाहत थी कि मैं उस फौजी के हाथ पैर जोड़ा कि प्लीज सर, मुझे दे दीजिए रैली कार्ड सर। मैं बहुत 3 बार चक्कर काट चुका हूँ सर अपने भिलाई की, इतना पेट्रोल मेरा खर्च हो चुका है सर, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ सर। तो उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उस बक्से का ताला खोलकर दुर्ग जिले का लास्ट रैली कार्ड दिया, जिस वजह से आज उनका मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आज मैं उस लास्ट रैली कार्ड में और मैं सेना भर्ती हो चुका। और 2001 में मैंने सेना ज्वाइन किया, जो कि मैंने महाराष्ट्र नासिक में मैंने ट्रेनिंग की, आर्मी की, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई सेना की। और 2017 30 सितंबर को मैं 16 साल सेवा देकर सेवानिवृत्त हो गया। 2017 में ही 3 दिसंबर को मेरी शादी हो गई और 2017 से ही मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की। रिटायरमेंट होने के बाद मैंने 18 से 20 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और रेलवे मैंने ज्वाइन किया। रेलवे सन 2019 में मैंने रेलवे ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं। हर कोई नौकरी कर रहा है, हर कोई जी रहा है, लेकिन मैं अपने लिए ना जी के मैं लोगों के लिए जीना चाहता था।
मैंने इस खुर्सी पार में देखा कि बहुत सारे लोग नशे में घूम रहे हैं, बहुत युवा जो बहुत बुरी हालत में हैं, वो ना पढ़ाई कर रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं, ना उनका फिजिकली ठीक है ना कुछ ठीक है। और उसी साथ साथ में कोरोना काल आया, जिस दौरान मैंने अपनी एक चाहत सोच के मैंने एक फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से एक एकेडमी ओपन किया, जिसका नाम विवान एकेडमी भिलाई, आप सबको पता है। इसमें मैंने लोगों का नशा मुक्ति के लिए हिसाब से मैंने एकेडमी ओपन किया था, लेकिन आज मेरी एकेडमी उस ऊंचाई को छू रही है कि मैं सभी बच्चों को जॉब की तैयारी करा रहा हूँ। एज ए बेल्ट की नौकरी, सारी बेल्ट की नौकरी, यानी आरपीएफ बोलो या सीआईएसएफ बोलो या बीएसएफ बोलो या आर्मी बोलो या अग्निवीर बोलो या नेवी बोलो या एयरफोर्स बोलो या पुलिस बोलो या नगर सैनिक बोलो, सभी चीजों की यहाँ पर परफेक्टली फिजिकल और रिटर्न दोनों कराता हूँ, और वो भी कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है यहाँ पर। क्योंकि मैं एज ए रेलवे एम्प्लॉय और मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, हम पूरा जितना भी हमारी सैलरी आती है हम इन सब बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमको इसमें खुशी मिलती है, क्योंकि हर काम इंसान खुशी के लिए करता है और हम बच्चों की सेवा करने में हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और यही मेरी जीवनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में हमारे को देख के लोग प्रेरित हों और बिल्कुल शिक्षा को कमाई का जरिया ना बनाएं, शिक्षा को एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दें। देखिए, आज हमारी विवान एकेडमी भिलाई, इसका संचालन मैं कर रहा हूं, ये इस शिखर पर पहुंची है या मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इस ओहदे पर पहुंचा हूँ, इस सभी चीज़ों के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे कहते हैं किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, किसी न किसी महिला का हाथ होता है, या माँ का हाथ हो या धर्मपत्नी का हाथ हो। इसमें सबसे बड़ा मेरी धर्मपत्नी का हाथ है, जो कि आज मेरे हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलती है और मुझे भरपूर सहयोग करती है। आज मैं उसको आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ पूनम चौधरी। नमस्कार। जैसा कि सर ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे मेरा हाथ है। एक्चुअल में ये शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती। वो खुद इतने हार्ड वर्किंग है और इतना मेहनत करते हैं कि सबको खुश रखते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली हो, उनके स्टूडेंट्स हो, उनकी जॉब हो, रेलवे में जॉब भी करते हैं वहाँ, या फिजिकल ट्रेनिंग में अपना पूरा 100% देते हैं। और ये तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जिनकी हाइट कम है, जैसे मेरी है, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं 5 mm या 10 mm कुछ के लिए रह जाते हैं, तो वो अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज करें, कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कुछ बताइए। देखिए साथियों, आपको बहुत सारे यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा कि हाइट बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए, वह एक्सरसाइज कीजिए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपको फिजिकल ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है, एक तो पहली बात, हाइट जैसे किसी की कम होती है या किसी की ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो जनरेशन होती है उसके अकॉर्डिंग पहले उनकी हाइट होती है। उसके बाद जब हमारा एज हो जाता है, 20 से 21 साल पार हो जाता है, या जी आपका 30 साल हो गया, 31 साल हो गया, कोई बोल देगा आपको 30 साल में हाइट नहीं बढ़ेगी। मैं कहता हूं आपकी हाइट कभी भी कम से कम 10 mm आपकी बढ़ाई जा सकती है। और कभी भी किसी भी टैबलेट का सेवन नहीं करना है। कई मार्केट में टैबलेट्स आते हैं कि ये टैबलेट खाइए आपकी हाइट बढ़ेगी और ये एक्सरसाइज कीजिए आपकी हाइट बढ़ेगी। नहीं, आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कंप्लीट वर्कआउट करते हो, सर से पैर से लेकर सर तक सारे वर्कआउट करते हो, आपके बॉडी में स्ट्रेस आता है, आपके बॉडी में खिंचाव आता है, जिससे आपकी हाइट इंप्रूव कहते हैं जिसको। वही आपका हाइट बढ़ता है आफ्टर 21 ईयर्स बाद। जब 21 साल बाद जब आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है तो बॉडी को स्ट्रेस करना होता है, खींचना होता है, वो होता है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। और 21 साल से पहले जो होता है वो आपके बढ़ने की उम्र होती है, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन जब हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है उसके बाद हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, और फिजिकल ट्रेनिंग में आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर यानी 10 से 15 mm आपकी हाइट इंक्रीज होती है। जब मैं फौज में सेना में भर्ती हुआ था तो 167 सेंटीमीटर में भर्ती हुआ था। कितना? 167 में हमारे टाइम पे लिया जाता था। आजकल 170 मांगता सेंटीमीटर, मैं जब भर्ती हुआ था 167 सेंटीमीटर मांग रहा था। और मैंने 9 महीना की ट्रेनिंग की, फिजिकल ट्रेनिंग, और मेरा 3 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुआ, यानी 30 mm। 9 महीना की ट्रेनिंग में कितना इंक्रीज हुआ? 30 mm, यानी मेरा 170 सेंटीमीटर हुआ। और आज मैं रिटायरमेंट के बाद 170 सेंटीमीटर का हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हाइट आपकी कभी बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी सारे करने पड़ेंगे। कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होता है, आपको फिजिकल ट्रेनिंग करना। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं
तो वो गाँव में रहकर ही अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या उनको भी एकेडमी आना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। आप गाँव में रहकर भी आप पूरी तैयारी कर सकते हो आप। उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। आप लोग कोई भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था कि मेरी वीडियो देखकर भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, गाँव में बैठकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के लिए आपको एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमी हम तब ज्वाइन करते हैं जब हमारे को गाँव में किसी चीज़ की सहूलियत प्रदान नहीं होती या हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। एकेडमी एक आपको रास्ता दिखाती है, एक आपको चलना सिखाती है कि इस रास्ते पे चलना है। चलना तो आपको गाँव में भी है और चलना यहाँ भी है। दौड़ना आपको खुद वहाँ भी है, यहाँ भी दौड़ना आपको खुद ही है। हम सिर्फ एक गाइडलाइन तैयार करते हैं। वो गाइडलाइन आप गाँव में भी रहकर कॉल करके भी, मुझसे मैसेज करके भी, मैसेज पूछ कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एकेडमी ज्वाइन करना कंपलसरी। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। सर मेरा क्वेश्चन एक और है। मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और उसमें गर्ल्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग माँगा है और अभी हाल ही में एसएससी जीडी के फिज़िकल कंडक्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में मेरे लिए भी और बाकी उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर चुके हैं और अपनी रनिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो अब ये जो बाकी जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें वो अपनी रनिंग को और बेहतर बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं? तो उसके लिए आप कुछ 30 से 40% आप उस पे फोकस कीजिए जो आपका बाद में है। तो ऐसा नहीं कि आपने रिटन क्लियर कर लिया उसके बाद हम चलो अब तैयारी करते हैं रनिंग का। तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर जो बच्चा फिजिकल और रिटन दोनों एक साथ तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत आसान है निकालना, खासकर एसएससी जीडी। तो देखिए आपका एसएससी जीडी जो है आपका, उसमें 1600 मीटर गर्ल्स के लिए 8.5 मिनट टाइमिंग मांगा है। कितना? 8.5 मिनट। और एकदम इजीली जो बच्चा, जो छात्रा अगर वो इजीली नॉर्मली बिना रुके सिर्फ नॉर्मल रनिंग करता है तो इजीली वो 1600 मीटर 8.5 मिनट में कवर कर लेगा। और सिर्फ उसमें क्वालिफाई मार्क्स है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 60 नंबर मिलेगा या 40 नंबर मिलेगा या 30 नंबर मिलेगा। उसमें सिर्फ आपको 8.5 मिनट के अंदर कवर करना है। आप 6 मिनट में कवर कीजिए या 8.5 मिनट, क्लियर। लेकिन आपको कंटिन्यूअस किसी भी चीज में लगातार बने रहना है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। आप सोचिए कि मेरा नजदीक आ गया, अब मैं इसको 5 मिनट में कवर कर लूं, तो आप परेशान मत हुए, इसके पीछे मत भागिए। छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो यदि आप, तो आपको नॉर्मली सिर्फ 8.5 मिनट के अंदर कवर करना है। तो लगातार बने रहिए, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश मत कीजिए उसको, ठीक है। देखिए निखार टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में आज की डेट में बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। जो कि जितने संघर्ष किए हुए लोग हैं उनको ढूंढना और उनका वीडियो बनाना ताकि उनके लोगों तक पहुंचा सके, कि ताकि युवा प्रेरित हो सके कि लोग कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। लोगों की कहानी किसी को पता नहीं चल पाती है। लोग सिर्फ बड़े बड़े लोगों की कहानियां देखते हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे गांव से बढ़कर ऊपर बढ़ते हैं, उनको ये निखार टॉक्स जो कि आपके सामने प्रस्तुत करती है,